नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैमिली परेश कुमार पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल सोलंकी और आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं MMUET 2026 के लिए इकोलॉजी चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न। दोस्तों, अगर आपका सपना भी MMUET 2026 में शानदार रैंक लाने का है या जीकॉन कॉलेज जाने का है, जीकॉन अर्थात गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम ऐसे MCQs करने वाले हैं जो NCERT आधारित है और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। हर प्रश्न के साथ आपको एक मिलेगा सही जवाब और आसान भाषा में छोटा सा एक्सप्लेनेशन, जिससे आपका कंसेप्ट भी मजबूत होगा और रिवीजन भी हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा चैलेंज देखना चाहते हैं कि 35 क्वेश्चन में से आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। अपना स्कोर वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल नर्सिंग फैमिली परेश कुमार पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं MMUET 2026 के लिए इकोलॉजी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन। विच पॉपुलेशन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को कौन सा जनसंख्या गुण दर्शाता है। विच पॉपुलेशन एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को कौन सा जनसंख्या गुण दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन ए है जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या घनत्व या आयु संरचना, मतलब कि नेटिलिटी, मॉर्टेलिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एज स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर होता है जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये क्या होता है, जैसे कि जनसंख्या घनत्व किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है जिस जनसंख्या के वितरण का अध्ययन किया जाता है। अगर इंग्लिश में बोले तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग पर यूनिट एरिया इन हेल्प्स इकोलॉजिस्ट स्टडी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो जनसंख्या घनत्व वही है जो निश्चित क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं और इकोलॉजी मतलब में योगदान देते हैं अपना, तो जहाँ पर उनकी जनसंख्या के वितरण का अध्ययन कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट अ हैबिट कैन सपोर्ट इट कॉल्ड, किसी आवास द्वारा समर्थित अधिकतम जीवों की संख्या कहलाती हैं। जैविक क्षमता, वहन क्षमता, जन्म दर, मृत्यु दर, इंग्लिश में बोले तो बायोटिक पोटेंशियल, कैरिंग कैपेसिटी, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैबिट कैन सपोर्ट इज कॉल्ड, इसका आंसर है कैरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन बी, वहन क्षमता इसका राइट आंसर है। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, तो अभी किसी आवास द्वारा उपलब्ध संसाधनों के आधार पर लंबे समय तक समर्थित अधिकतम जनसंख्या को वहन क्षमता कहते हैं। मतलब किसी आवास द्वारा कोई जैसे कि एरिया है, उसके ऊपर जो संसाधन है उसके आधार लंबे समय तक जो भी जनसंख्या वहाँ रह सकती है उससे उस एरिया की वहन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एज पिरामिड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन इज, बढ़ती हुई जनसंख्या आयु पिरामिड कैसा होता है। ये तो NCERT का क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। इसका होता है त्रिकोणीय, ट्रायंगुलर। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। त्रिकोणीय आयु पिरामिड बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शाता है जिसमें युवाओं की संख्या अधिक होती है, इस कारण यह त्रिकोणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन आर एग्जाम्पल ऑफ, लाइकेन किसका उदाहरण है। अब ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, फिर भी सीधा इसका आंसर तो यह म्यूटलिज्म, सहजीविता का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अमरबेल किसका उदाहरण है। कुकुस्टा, मतलब बोल सकते कुकुस्टा सोज, मतलब कि अमरबेल किसका उदाहरण है। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। बताइए, इसका आंसर है परजीविता, पैरासिटिज्म। इसका भी एक्सप्लेनेशन जैसे कि अपन ले सकते हैं कि अमरबेल अपने मेज़बान पौधे से भोजन प्राप्त करती है और उससे हानि पहुंचाती है। मतलब कि अमरबेल जिस पौधे के पास रहती हैं तो उसको हानि पहुंचाती है, उसी से भोजन लेती है और उसी को हानि पहुंचाती है। इसलिए परजीविता, मतलब जैसे कि होते हैं ना, जीवाणु अपने ऊपर रहते हैं तो अपने ऊपर रह रहे, अपना खून पी रहे, कर रहे, वो तो खुद तो जी रहे हैं लेकिन नुकसान अपन को दे रहे, उसी प्रकार भी अमरबेल है। इसलिए पैरासिटिज्म मतलब परजीविता का उदाहरण है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि है ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री रिप्रेजेंट,
आम के पेड़ पर उगने वाला ऑर्किड किसका उदाहरण है? अब ये आंसर आपको आना चाहिए, क्योंकि इसे डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस, इसमें कोई अपन को वो समझने वाला तो है नहीं कुछ। ये अपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो अपन को याद होना चाहिए कि आम के पेड़ पर उगने वाला ऑर्किड किसका उदाहरण है। ऑर्किड जैसे आम के पेड़ को सहारा मिल, जैसे कि ऑर्किड को आम के पेड़ से सहारा मिलता है, जबकि पेड़ को ना कोई लाभ होता है ना ही हानि। तो ये किसका उदाहरण हो गया? हो गया कमेंशियलिज्म का, ऑप्शन सी सहभोजिता। इसमें क्या होता है कि भाई ऑर्किड को आम के पेड़ से सहारा मिलता है, पर आम के पेड़ को ऑर्किड से कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपटीशन ऑकर्स व्हेन, प्रतिस्पर्धा कब होती है? ऑप्शन ए जब संसाधन प्रचुर होते हैं, मतलब रिसोर्स आर ऑब्डेंट, रिसोर्स आर लिमिटेड मतलब सीमित होते हैं, स्पीसीज आर आइडेंटिकल प्रजातियाँ समान हो, क्लाइमेट इज फॉरेबल जलवायु अनुकूल हो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जब संसाधन सीमित होते हैं तब प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब कि कंपटीशन होगा। कब होगा? तो संसाधन सीमित होंगे। जैसे कि मान लो कि 10 बकरियाँ हैं और घास का एक ही बंडल है, तो कंपटीशन होगा ना। वहीं घास के 20 बंडल है, बकरियाँ 2 ही है, तो काय का कंपटीशन, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। इसी प्रकार समझिए आप, तो संसाधन सीमित है या फिर कम है तभी प्रतिस्पर्धा होती है। नेक्स्ट है गाउस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल स्टेट्स, मतलब गाउस का प्रतिस्पर्धी बहिष्करण सिद्धांत कहलाता है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। तो मैं ही बता देता हूँ। गाउस का नियम पहले क्या था, पहले ये जानिए। गाउस के सिद्धांत के अनुसार दो प्रजातियाँ समान संसाधनों पर लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती है, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 स्पीसीज कैन नॉट को एग्जिस्ट आइडेंटिफाई ऑन सेम रिसोर्स। ये जो कि आपको दिख रहा है पहले ही ऑप्शन, उनकी दो जाति लंबे समय तक एक साथ नहीं रह सकती, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लान इंक्लूड, एडेप्टेशन ऑफ डेजर्ट प्लान इंक्लूड मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन है। इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट आता है थिक क्यूटिकल, मतलब मोटी क्यूटिकल। मोटी क्यूटिकल जल की हानि को कम करती है और मरुस्थलीय पौधों को जीवित रहने में सहायता करती है, क्योंकि मरुस्थल के अंदर होती है पानी की कमी। इसलिए जैसे आप देख लो तना, किसी पेड़ का, नीम का देख लो, बेर का देख लो, उसका तना कितना बड़ा होता है, जिससे वो क्या पानी की हानि को रोकता है। इससे थिक क्यूटिकल पाई जाती है इसके अंदर, इसलिए मरुस्थलीय पौधे अनुकूलित होते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर ऑक्यूपाई विद ट्रॉफिक लेवल, मतलब उत्पादक किस पोषण स्तर पर होते हैं? उत्पादक किस पोषण स्तर पर होते हैं? उत्पादक फर्स्ट, प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं। उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं। आप इंग्लिश में बोले तो प्रोसीजर ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बिकॉज द प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, पारितंत्र ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारितंत्र में मुख्य स्रोत सूर्य सन, ये तो डायरेक्ट आपको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट, द 10% लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, 10% का नियम किसने दिया? 10% नियम लिंडमैन ने दिया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसने बोला था, लिंडमैन 10% नियम दिया, जिसके अनुसार एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह 10% ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अभी हम। तो ये क्वेश्चन है फूड चेन स्टार्ट विद, तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है, तो खाद्य श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से होती है? तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कार्निवोर। इसका राइट आंसर होगा प्रोड्यूसर, मतलब कि उत्पादक। इसका राइट आंसर है उत्पादक से शुरुआत होती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए उत्पादक ही सबसे पहले सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और उससे भोजन बनाते हैं। इसका राइट आंसर है प्रोड्यूसर, मतलब उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, डीकम्पोजर मेनली इंक्लूड, अपघटक मुख्य तो होते हैं। अब ये भी आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा? अपघटक मुख्यतः होते हैं, अपघटक फंजाई एंड बैक्टीरिया। राइट आंसर ऑप्शन सी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। कवक एवं बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं आप उसको।
नेक्स्ट, ग्रेजिंग फूड चेन बींग्स विथ, मतलब चराई खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है, मतलब कि ग्रेजिंग फूड चेन बिगेन्स विथ, चारण खाद्य, चराई मतलब चारण खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो किससे प्रारंभ होती है चारण खाद्य श्रृंखला? ये भी ऑप्शन बी राइट आंसर इसका, प्रोड्यूसर से, प्रोड्यूसर्स में उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेमी है, पिरामिड ऑफ एनर्जी लेवल इज ऑलवेज, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, मतलब अपर राइट। इकोसिस्टम टर्म वाज कॉइन्ड बाय, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? आप बता सकते हैं इकोसिस्टम शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इकोसिस्टम सबसे पहले दिया था टेंसले ने, ये भी एनसीईआरटी का है। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र ओशियन, मतलब कि सागर। ये भी आपको याद होना चाहिए, सागर सबसे बड़ा पारितंत्र है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीसीज रिचनेस मीन्स, मतलब प्रजातीय समृद्धि का अर्थ है, प्रजाति की समृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर है प्रजातियों की संख्या से, नंबर ऑफ स्पीसीज। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रजाति की संख्या ही, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा समृद्ध है। लेकिन जो प्रजाति ज़्यादा समृद्ध कौन सी होगी? जैसे कोई प्रजाति है, संख्या ज़्यादा है, मतलब समृद्ध है, वो रह सकती है, अपनी संतति बढ़ा रही है, इसलिए नंबर ऑफ स्पीसीज यही बताती है कि प्रजाति कितनी समृद्ध है, पावरफुल है। ये अगला क्वेश्चन है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड, सॉरी, अमेजन रेन फॉरेस्ट इज कॉल्ड, अमेजन वर्षावन किसे कहा जाता है? तो ग्रीन डेजर्ट, लंग्स ऑफ द प्लेनेट, ड्राई फॉरेस्ट, या फिर ग्रास लैंड, मतलब घास के मैदान। इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, इसलिए इसको बोला लंग्स ऑफ प्लेनेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेड डाटा बुक कंटेंट्स, रेड डाटा बुक में शामिल होते हैं, रेड डाटा बुक में वो चीज़ें शामिल होती है जो कि विलुप्ति के कगार पर है, जो कि संकटग्रस्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिग्रेड स्पीसीज, हीरा, इंडिग्रेड स्पीसीज, मतलब कि संकटग्रस्त, इसके हिंदी में बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजाति, संकटग्रस्त है, तो विलुप्ति कगार पर, विलुप्त होने वाले, बहुत ही कम संख्या में रही है। यह क्वेश्चन, आयुषीन का पूरा नाम, इसका तो आपको इसके बताना पड़ेगा क्या? सबसे इजी क्वेश्चन है, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ। आयुषीन का पूरा नाम होता है, क्या बताओ? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडेमिज्म रेफर्स टू, स्थानिकता का अर्थ है, स्थानिकता का अर्थ क्या है बताइए? स्थानिक अर्थ है रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सीमित वितरण, ज़्यादा नहीं बांटना, सीमित, एक लिमिट तक ही बांटना, वो उसी स्थान तक सीमित रहे, उसे बोलते हैं एंडेमिज्म। अगला क्वेश्चन आपके, जैसे कि सेक्रेड ग्रोज हेल्प इन, मतलब पवित्र उपवन सहायता करते हैं, पवित्र उपवन किसमें सहायता करते हैं? ये तो इजी क्वेश्चन है, सीधा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर ये हेल्प करते हैं, इसमें ज़्यादा सोचना है नहीं। ऐसा है थोड़ी कि कोई पॉल्यूशन में हेल्प करेंगे या डिफॉरेस्टेशन में हेल्प करेंगे या माइनिंग में करेंगे, ये तो सब प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं। इसका आंसर है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब जैव विविधता संरक्षण के लिए उपयोगी हैं। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं। तो फिर क्वेश्चन है, जैसे कि ex-situ कंजर्वेशन इंक्लूड्स, बही स्थानीय संरक्षण में शामिल है, नेशनल पार्क ये नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी नहीं है, जू ये आंसर है, राइट आंसर है सी, जू, यानी कि चिड़ियाघर भी अपन बोल सकते हैं, जो कि बही स्थानीय संरक्षण में शामिल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटू कंजर्वेशन
मीन्स स्वस्थानीय संरक्षण क्या है? तो स्वस्थानीय संरक्षण जैसे आपको पता होना चाहिए, कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट, मतलब कि आवासीय क्षति को रोकना, प्रकृति में आवासों का संरक्षण करना, यही इन सिटू कंजर्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, मतलब चिपको आंदोलन संबंधित हैं। तो इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। बाकी अपने क्वेश्चन नहीं आ सकता, चांस बहुत कम है इस क्वेश्चन का, फिर भी क्या पता पूछ ले कि अपना राजस्थान है, राजस्थान में तो थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस भागता ही है, तो इसलिए अपने इस क्वेश्चन को लिया है इसके अंदर। और चिपको आंदोलन कुछ आने का चांस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा आ भी सकता है, अगर आउट ऑफ सिलेबस जाए तो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो आप बताइए, चिपको मोमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो यह वन संरक्षण, मतलब कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आप इसका आंसर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स, मतलब कि जैव विविधता प्रदान करती हैं, इकोसिस्टम सर्विस, पॉल्यूशन, सॉइल इरेशन या नन? तो इकोसिस्टम सर्विस प्रदान करती हैं। ये भी आपको पता नहीं, पारितंत्रीय सेवाएं प्रदान करती हैं। अगला की स्टोन स्पीसीज आर, मतलब की स्टोन प्रजाति होती हैं। तो इसके भी आंसर आपको बताना चाहिए। की स्टोन प्रजाति क्या होती हैं? यह इकोलॉजिकली क्रूशियल स्पीसीज होती हैं, मतलब कि किस्टोन प्रजाति बोलते हैं इसको। इकोलॉजिकली क्रूशियल स्पीसीज को ही किस्टोन प्रजाति बोलते हैं। किस्टोन प्रजातियां पारितंत्र की संरचना और संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती हैं। बाकी आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए आप इसको तो ज़्यादा ध्यान ना दें, नॉर्मल याद रखें इसके बारे में। कहते कभी टाइम खराब ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो अपन को याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट प्रेजेंट इन इंडिया, तो भारत में कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थित हैं? ये तो आपको पता ही है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेशनल पार्क आर मेंट फॉर, राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो वन्य जीव संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर वन्य जीवों को सुरक्षा दी जाती है, इसलिए इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कहते हैं और राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन राष्ट्रीय उद्यान का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस इज, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जैव विविधता ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो इसका हैबिटेट लॉस, रेनफॉल, वाइंड, सॉइल फॉर्मेशन। इसका भी आंसर आपको बताना चाहिए। हैबिटेट लॉस यानी कि आवासीय क्षति इसका सबसे बड़ा कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। अरे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इज प्रोवाइड, एनसीईआरटी जैव विविधता महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हम प्रदान करती हैं, ये हमको इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। तो सीधा सा आंसर मतलब आपको रटा हुआ होना चाहिए, आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो इसका आंसर आपको सीधा मिलेगा, इसमें कोई सोचने समझने वाली चीज़ है ही नहीं। आखिरी क्वेश्चन आज का हमारा, विच चैप्टर मेनली डील्स विद इकोसिस्टम सर्विस एंड कंजर्वेशन, वे कौन सा अध्याय मुख्य रूप से पारितंत्रिक सेवा संरक्षण से संबंधित है? तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और रिप्रोडक्शन। तो पता चाहिए कौन सा अध्याय पारितंत्रिक सेवाओं एवं संरक्षण से संबंधित है, उसका आंसर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये आज हमारा लास्ट वीडियो था, इकोलॉजी अपनी कंप्लीट हो गई है और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।